Hello, ladies and gentlemen. Let's start discussion for today's newspaper, 4th March 2017. Okay, let's see what Hindu Baba has for us. इसके एडिटोरियल के अंदर आज आर्टिकल में फर्स्ट आर्टिकल है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। स्टडी भी हमने डिस्कस किया था कि कि जो गवर्नमेंट का रिवर्सल है अपने प्रीवियस स्टैंड से कि हम पाकिस्तान से कुछ भी डील नहीं करेंगे रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी, वो इस बार उन्होंने वो स्टैंड चेंज कर लिया है। और इसी के ऊपर उन्होंने हिंदू ने एक आर्टिकल अपना एडिटोरियल में लिखा है कि इट्स ए वेरी वेलकम स्टेप। तो देखते हैं कि है क्या इंडस वाटर ट्रीटी में। आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस ऑलरेडी नो कि जो 6 रिवर्स हैं, येस्टरडे भी हमने डिस्कस किया था कि टोटल 6 रिवर्स हैं अपने उसमें J&K और पंजाब के एरिया में जो निकलती हैं, उसमें 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, 3 वेस्टर्न रिवर हैं। ईस्टर्न रिवर के अंदर हमारी नीचे वाली तीनों रिवर आती हैं, रवि, ब्यास एंड सतलुज, और वेस्टर्न के अंदर ऊपर वाली 3 आती हैं, इंडस, फिर झेलम एंड देन चेनाब। ठीक है, तो जो ईस्टर्न रिवर है नीचे वाले तीनों वो हमारे अंडर में है और पाकिस्तान के अंडर में वेस्टर्न रिवर्स हैं। ये सारा का सारा वो कम्प्लीटली उन्हीं के यूज़ में हमारे उसमें किया जाता है। इंडिया को पार्शली राइट्स हैं ऊपर वाली 3 रिवर्स के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर पर्पज हो गया, ड्रिंकिंग वाटर पर्पज हो गया, उसको यूज़ करने के लिए। और इसी ट्रीटी के अंदर एक परमानेंट इंडस कमीशन भी है जो वर्ल्ड बैंक की निगरानी में काम करता है और हर साल 2 बार मिलता है वो। ठीक है, और इस बार की जो मीटिंग हो रही है वो हो रही है लाहौर के अंदर, और इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज करके अब इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का फ़ैसला ले लिया है। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड में अगर हम ये देखें तो सितंबर के अंदर लास्ट ईयर हुआ क्या था, उरी के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था। इसमें 19 सोल्जर्स की डेथ हो गई थी और सीनियर ऑफिसर ने उसने अनाउंस किया था कि सस्पेंशन ऑफ टॉक है उनसे, जब तक ये एटमॉस्फेयर फ्री ऑफ टेरर नहीं हो जाता है हम वी विल नॉट मीट। एंड नरेंद्र मोदी ने एक रिव्यू मीटिंग भी हेल्ड की थी जिसके लिए रिटेलिएटर मेजर्स के लिए कंसिडर करने के लिए कि, और उसमें ये भी बोला था कि ब्लड एंड द वाटर कैन नॉट गो टुगेदर, खून और पानी साथ साथ नहीं जा सकते। और कुछ सेंटिमेंट्स उन्होंने अपने पब्लिक रैलीज के अंदर भी दिखाए थे और ये बोला था कि इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर विल नॉट गो वेस्ट इनटू द पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जाने नहीं देंगे पानी। एंड देन सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सार्क समिट से सब ने पुल आउट कर लिया था, फिर बाकी कंट्रीज़ ने भी हमारा फॉलो किया था सेम उस स्टेप लेने के अंदर। अभी हुआ क्या है कि इंडिया ने पाकिस्तान के इन्विटेशन जो मैंने पहले बताया था वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है परमानेंट इंडस कमीशन के लिए लाहौर में मिलने के लिए। नाउ द एडिटोरियल ये बोलता है कि ये मूव को जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, जो मूव लिया है उसको वेलकम किया जाना चाहिए। और ये दर्शाता है कि इंडिया का कमिटमेंट है उस ट्रीटी के लिए, जो आज तक कभी किसी वॉर में ना तो उन्होंने कुछ उसमें रुकी है ना ही समय के हिसाब से रुकी है, आज तक उसको सक्सेसफुल रही है वो ट्रीटी। और हमारी जो इंडिया की सिंसियरिटी को भी दिखाता है कि वाटर शेयरिंग के अंदर हम कितने सिंसियर हैं, और इंडियन वाटर ट्रीटी को एज ए मॉडल यूज़ किया जाना चाहिए डिस्प्यूट मैनेजमेंट में, एसेट्रा एसेट्रा। हाउएवर ये जो स्टेप हमने जो रिवर्सल किया है, अपना जो बैक स्लाइडिंग हुई है, कितना सक्सेसफुल होगा ये तो फ्यूचर बताएगा। बिकॉज अराउंड 1965 के बाद से तब तक हम यही करते आ रहे हैं, पाकिस्तान को हम छूट दिए जा रहे हैं, नथिंग इज़ हैपनिंग। तो एक नेगेटिव ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान विल ट्रीट अस एज ए कि चाहे हम कुछ भी कर लें लौट के तो आना ही है। तो अगेन एक तरीके से ये वीकनेस भी देखी जाती है, बिकॉज सॉफ्ट डिप्लोमेसी इज़ फाइन बट हार्ड डिप्लोमेसी इज़ ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ द डे समटाइम्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज द रोड टू द चाइना इज़ थ्रू द काबुल। अभी रिसेंटली अपने फॉरेन सेक्रेटरी ध्रुव जयशंकर गए थे चाइना के अंदर फॉर द रीस्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए, और वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि द मीटिंग काफ़ी फ्रूटफुल रही है और न्यू पॉसिबिलिटीज़ उनको नज़र आ रही हैं चाइना एंड इंडिया के कॉपरेशन के फ्रंट के ऊपर। ठीक है, एंड फॉरेन सेक्रेटरी ने ये भी बोला है कि देर आर कुछ कंडीशंस ऐसी हुई हैं जो ग्राउंड पे निकली हैं, जिसके कारण हमारी जो अप्रोच है, पॉलिसीज है अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट के अंदर काफ़ी टेंडम के अंदर दिख रही हैं। द स्ट्रेटेजिक डायलॉग को उन्होंने क्या किया था, 5 सब ग्रुप में डिवाइड किया था, डिफरेंट सब्जेक्ट लिए थे उनके अंदर, उनको डाल दिया था। उसमें अफगानिस्तान का एक अलग से सब ग्रुप था और जो उसी के ऊपर हमने काफ़ी डिस्कस किया है। ना चाइना ने ये बोला है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, काफ़ी उसने एडमायरेशन दिखाई है, प्रशंसा की है हमारी, और ये
जो गवर्नमेंट है काबुल के अंदर, जो यूनिटी गवर्नमेंट है, उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए दोनों ने सहमति जताई है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि चाइना ने सडनली इंडिया के जो स्टैंड है उसको जस्ट वो अप्रिशिएट करना क्यों स्टार्ट कर दिया है, तो उसके रीजंस देख लेते हैं। चलो अपने वाई इज़ हैपनिंग। अब ये उगुर के जो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है वो आप अपना देख लीजिए। उगुर सेपरेटिस्ट जो वायलेंस जो करते रहते हैं, जिनजियांग उनका जो प्रोविंस है, ये तुर्कमेनिस्तान के पास में लगता है। उनका जो थ्रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली चाइना की मिलिट्री ने वहाँ पे ड्रिल भी की थी, जो वहाँ पे उनका जो कैपिटल है जिनजियांग की, उसके अंदर। एंड उसमें काफ़ी वहाँ पे स्ट्रिक्ट, मतलब उसमें रेगुलेशंस एंड रूल्स लाए हैं, जिसके अंदर काफ़ी उन्होंने रिलीजियस जो उनकी जो फ्रीडम थी वो काफ़ी उन्होंने वो कर दी है, रोक ली है। एंड सेकंड है, अभी रिसेंटली इस्लामिक स्टेट ने एक वीडियो उसने निकाला था, और उस वीडियो के अंदर उन्होंने चाइनीज़ उगियर को वो दिखाया है, उनके बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए, और उसमें ये क्लेम करते हुए कि वो खून की नदियाँ बहा देंगे, द रिवर्स ऑफ ब्लड विल फ्लो थ्रू द चाइना, समथिंग लाइक दैट। एंड वो इसके कारण भी चाइना काफ़ी सीरियस हुआ है इस मामले के अंदर। द थर्ड पॉइंट इज इट इम्पैक्ट ऑफ द अफगानिस्तान डिस्टेबलाइजेशन विल बी फेल्ट नॉट ओनली इन द कश्मीर बट आल्सो इन द जिनजियांग वेयर द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट इज एक्टिव। द इस्लामिक जो अफगानिस्तान का जो डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, इम्पैक्ट उसके कारण क्या होगा कश्मीर के अंदर। तो फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि 1990s के अंदर जब वहाँ पे जो किंग था, वो जो प्रेसिडेंट था, उसकी को उन्होंने फांसी पे लटका दिया था उधर तालिबान ने रोड के ऊपर। उसके बाद में पाकिस्तान ने काफ़ी तालिबान फाइटर्स को इधर डाइवर्ट किया था कश्मीर के अंदर। अगर सेम थिंग हैपन्स इन अफगानिस्तान, तालिबान वहाँ पे फिर जो गवर्नमेंट गिर जाती है और तालिबान कंट्रोल में आ जाता है, देन इट विल सिमिलर थिंग विल हैपन इन द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो जिनजियांग की जो मूवमेंट है उसके अंदर। चाइना इसलिए भी डरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर उसने CPEC के थ्रू काफ़ी मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान किए हैं, $46 बिलियन का। फिर उसके कई काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कजाकिस्तान के अंदर भी हैं, उज़्बेकिस्तान में भी हैं, और अफगानिस्तान के अंदर भी काफ़ी उसने इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो ये उनके खतरे में पड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग है, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब आ गए हैं उधर USA के अंदर, एंड देन ही इज़ राइट नाउ भी कुछ उसने बोला नहीं है अफगानिस्तान के ऊपर, और आई डोंट थिंक कि वो कुछ राइटर बोल रहा है कि कोई ट्रुप्स ऐड करने का वहाँ पे कोई चांस है। नाटो ने भी 2014 से विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, दो ओबामा ने बाद में इस स्टैंड को रिवर्स किया था, बट यही है। देन चाइना ने अभी इसीलिए चाइना ने क्या बोला, तालिबान के साथ में, रशिया के साथ मिलकर तालिबान के साथ में डिस्कस करना, वो बातें करना उसने उसमें कन्वर्सेशन के अंदर इंगेजमेंट उसने करना स्टार्ट कर दिया, ताकि फ्यूचर में कुछ पंगा हो तो वो अपना उसके साथ में डिप्लोमेसी के थ्रू डील कर सके। और चाइना ने इंडिया को भी इसलिए इंगेज करना चाहा है कि बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर जो अगर मैक्सिमम जो गुडविल है किसी कंट्री के लिए तो वह है इंडिया के लिए, बिकॉज उन्होंने काफ़ी अच्छा कंक्रीट काम किया है ग्राउंड के ऊपर। लेकिन ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स कि वो साथ साथ क्यों आ रहे हैं, चाइना के कंसर्न्स क्या क्या हैं, और इंडिया के लिए और इंडिया के साथ में उसकी जो सिनर्जी है वो कहाँ मेंटेन हो पा रही है। लेकिन जो डाइवर्जेंस क्या क्या है, बिकॉज हर चीज़ तो मिलती नहीं है ना। तो नेक्स्ट थिंग देखिए कि चाइना ने जो मसूद अजहर का जो होल्ड कर रखा है कि उसको UN के अंदर जो टेररिस्ट लिस्ट की, जो ग्लोबल टेररिस्ट की जो लिस्ट है उसके अंदर क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये भी इंडिया के अगेंस्ट में जाता है। सेकंड थिंग कि एक आपने सुना होगा बार बार हम प्राइम मिनिस्टर और अपने जो फॉरेन पॉलिसी के जितने भी ये जो गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बंदे हैं वो ये यूज़ करते हैं कि जो डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट का जो ऑल ओवर वर्ल्ड चला हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग। सेम थिंग अभी चाइना भी यही कर रहा है कि वो ये बोल रहा है कि देर आर एलिमेंट्स इन द तालिबान, वो एक्सट्रीम है, और दूसरा कुछ एलिमेंट्स हैं जो सॉफ्ट हैं, ठीक है। तो हम जो सॉफ्ट है और जो मॉडरेट है हम उनसे डील करेंगे, एंड दिस डिस्टिंक्शन डजंट होल्ड इन द रियल वर्ल्ड, बिकॉज इन द एंड के अंदर मॉडरेट्स आर जस्ट फॉर ए फसाड एंड सामने दिखाने के लिए होते हैं। और इंडिया इज़ ट्राइंग टू trying to propagate this fact to the world, but हो नहीं पा रहा है ये। एंड थर्ड पॉइंट इज द मेन सोर्स ऑफ द टेररिज्म इज़ पाकिस्तान फॉर इंडिया, जहाँ पे स्टेट जो मशीनरी है, जो आर्मी है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो यूज़ करती है टेररिज्म को एज ए लेजिटिमेट टूल ऑफ द फॉरेन पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी। बट चाइना के लिए उसका वो दोस्त है। दोस्त कैसे आप देख सकते हैं, CPEC $46 बिलियन है, न्यूक्लियर पावर, सबमरीन्स, बाकी जो सपोर्ट चलते आ रहे हैं वो सारा उसने किया है। फिर चौथा ये भी देखा जाए कि चाइना ने ये भी एम्फेसाइज किया है कि पाकिस्तान इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द टेररिज्म के लिए सपोर्ट जो इंडिया के साथ में करना है, उससे ज़्यादा पाकिस्तान को ज़्यादा अहमियत देता है। तो ये कुछ डाइवर्जेंस हो गए। नाउ
इंडिया को उसमें जो फिर आर्टिकल के अंदर ये बोलता है, इन दिस कंटेक्स्ट द न्यू दिल्ली शुड नॉट एक्सपेक्ट बीजिंग टू चेंज इस अफगानिस्तान पॉलिसी सिग्निफिकेंटली टू सूट इंडियन इंटरेस्ट। अगर चाइना इंडिया के साथ में आके जो कन्वर्जेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है पॉलिसीज़ के अंदर और जो अप्रोच के अंदर, उसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया के साथ में एग्री करता है, बस अपने इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए इसलिए आ रहा है। और फ्यूचर के अंदर अगर जब द मोमेंट उसको मौका मिलेगा, इट विल पार्ट दिस वे। The road to stability in Kabul lies through the Rawalpindi, and China has few incentive to challenge the Pakistani security establishment's traditional mindset. Vis-a-vis India that continues to look at the Afghanistan for some chimerical strategic depth. अगर आपको पता ही होगा, पाकिस्तान treats अफगानिस्तान एज strategical depth. Strategical depth का मतलब यही होता है कि वो एज ए बैकयार्ड यूज करना चाहता है, एज ए टेररिज्म पूरे जिसमें जो रिसोर्सेज हैं, एंड फ्यूचर के अंदर जो इंडिया ढूंढ रहा है और एक रास्ता वहाँ कहाँ जाने में, सेंट्रल एशिया जाने का, जो अफगानिस्तान के थ्रू उसको रोकने के लिए। तो अगर जब तक वो चेंज नहीं होगा पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का व्यू, चाइना तो चाइना को कुछ कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर, ना इंडिया कुछ कर सकता है। लेकिन अभी जो रिसेंट जो पॉसिबिलिटीज़ आई हैं चाइना और इंडिया के बीच में कि वो कुछ बैठ के कुछ काम कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी वो आ रही हैं। तो इसको इंडिया को हेजिटेट नहीं करना चाहिए एक्सप्लोर करने में, ठीक है। अब लेकिन देखना ये है कि वो कितना काम करता है नहीं करता है, वो फ्यूचर बताएगा। एक और आर्टिकल था बीच में ही था उसमें ऑप-एड के अंदर, वॉर स्टेट एंड मार्टरडम। ना ये बहुत पॉलिटिकल इशू टाइप बनाया है उस आर्टिकल के अंदर, तो कुछ ज़्यादा पॉइंट्स थे नहीं उसमें डिस्कस करने के लिए, काफ़ी पोलराइज हो जाता। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग कोट्स हैं उसके अंदर, जो वेबर का एक उसने अवैड वालों को पता होगा और सोशियोलॉजी को पता होगा कि मॉडर्न स्टेट्स नॉट ओनली मोनोपोलाइज इन ऑर्गेनाइज वायलेंस। ये वेबर का स्टेटमेंट है कि स्टेट हैज़ द मोनोपोली ओवर द वायलेंस, ठीक है। तो ये एक उसका पॉइंट को उसने एक्सट्रपलेट किया और उसको एक्स्ट्रा उसमें डाला है कि दैट दी मोर इम्पोर्टेंटली वायलेंस हैज़ प्लेड अ सेंट्रल रोल इन देयर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, वॉर मेकिंग एंड द यूज ऑफ द फोर्स आर इंट्रेंस्ड इन टू द मॉडर्न स्टेट, एंड दिस डीप सीटेड टेंडेंसी ऑफ द स्टेट शुड बी कॉन्स्टेंटली मेडिटेड बाय द पॉपुलर रेजिस्टेंस, रीजन डिबेट्स एंड द पीस बिल्डिंग, लेस दोज टेंडेंसीज इन अमोक। सिंपल सा कहना ये चाह रहा है कि मॉडर्न स्टेट है वो मोनोपलाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं वायलेंस को, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो पुलिस है, वॉर है, ये सब मॉडर्न स्टेट के हाथों में है, सिटीजन्स को अलाउ नहीं है ये सब करना। एंड एक तरीके से ठीक भी है, बिकॉज फॉर दी रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए करना ही पड़ेगा। लेकिन इसी जो पावर है उनके पास में, उसी को उन्होंने क्या मिसयूज़ करके वॉर मेकिंग और जो फोर्स ऑफ यूज़ करना हर चीज़ के अंदर उन्होंने अपना एक इंटरेस्ट थी कि उनकी टेंडेंसी बन गई है मॉडर्न स्टेट की, और यही उसको रोकना चाहिए, ये बोल रहा है, मीडिएटेड बाय द पॉपुलर रेजिस्टेंस, डिबेट्स एंड द पीस बिल्डिंग। वरना ये टेंडेंसी जो होती हैं वो फिर ही अगर घूमना स्टार्ट कर देंगे तो पंगे होएंगे फिर। नेशन स्टेट्स आर नॉट सेंटिनेंट बींग्स टू बी रिवर्ड, बट एंटिटीज ऑफन कंट्रोल्ड बाय पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप हुज पावर एंड कंट्रोल शुड बी कॉन्स्टेंटली चेक्ड एंड इंटरोगेटेड। नेशन स्टेट का जो एक सिस्टम है जो निकल के आया था आफ्टर दी जो फ्रेंच के रेवोल्यूशन के बाद में, और जो वेस्टफैलियन नोशन नेशन स्टेट वाला, और उसके बाद में जो ये उसके बाद में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फिनोमेना कम्प्लीटली स्प्रेड आउट हो गया था, उसमें ये देखना है कि इनको ये नेशन स्टेट कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम बहुत सबसे अच्छा मान के चलें। बिकॉज होता क्या है कि इन थोड़े समय के बाद में मोनार्की के अंदर एक किंग रूल करेगा, लेकिन नेशनल स्टेट के अंदर भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, इंटरेस्ट ग्रुप आ जाते हैं जो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं अपने अपने बेनिफिट के लिए, लाइक कॉर्पोरेट ग्रुप्स हो गए, पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गए, या कोई डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप आ गए, NGO लॉबीज़ आ गई, तो ये डिक्टेट करना स्टार्ट कर देती हैं। ये पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप को हमें कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट है इसने ये कहना चाहा कि वॉर इज़ नॉट ऑलवेज an undesirable evil thrust upon us by immoral outsiders, but often something that our politicians and governments create through their actions and engage in for their own selfish political and the other interest। इसने ये कहना चाहा है कि वॉर कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर बार कोई बाहर वाला आएगा और हमारे ऊपर थ्रस्ट कर देगा या इम्पोज कर देगा। जैसे पाकिस्तान ने हमारे पर अटैक किया था, चाइना ने किया था, एंड फ्यूचर के अंदर भी सेम थिंग कैन हैपन। लेकिन कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट खुद भी चल के भी फालतू के अंदर वॉर करना चाहती है ताकि वो अपने सेल्फिश पॉलिटिकल और अदर इंटरेस्ट को वो कर सके। बेसिकली इसने ये कहना चाहा कि गवर्नमेंट आके अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, जैसे चाइना ने 1962 के अंदर हमारे साथ किया था, माओवाद उसकी डाउनहिल चल रहा था, लेकिन सडनली नेशनलिज्म की एक लहर लाने के लिए उसने वो किया था। फॉर एग्जांपल US भी यही करता है, इराक हो गया, फिर अपना जो ये कुवैत वार थी, एंड देन वो जो लीबिया के अंदर घुसे हुए हैं और सीरिया के अंदर किए हुए, देयर आर ऑल दीज थिंग्स आर फॉर द सेल्फिश इंटरेस्ट एक्चुअली। सेम वियतनाम के अंदर भी वही था। तो इंडिया का आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है हमारे पास इसको लिखने में यहाँ बताने के लिए, बट दिस फ्यूचर में कभी भी कुछ भी एनीथिंग इज़ पॉसिबल। जैसे एक हिस्टोरियन थे चार्ल्स टेली, बहुत फेमस है, गवर्नमेंट्स देमसेल्व्स कैन कॉमनली सिमुलेट, स्टिमुलेट एंड इवन फैब्रिकेट थ्रेट्स ऑफ द एक्सटर्नल वॉर। तो
ये काफ़ी अच्छा वो है। अगर आपको याद होगा इंदिरा गांधी के टेन्योर के अंदर आफ्टर 1980s में और 1975 के बाद में इस पर जब इमरजेंसी लगी थी, देयर वाज ए कॉमन फ्रेज विच वाज यूज्ड टू बी अटर्ड बाय दी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द गवर्नमेंट। वो ये था कि CIA इज़ इंटरफेयरिंग ऑन गवर्नमेंट, एंड दैट सेम फ्रेज कैन बी आज भी देखी जा सकती है, एंड उसी को यूज़ करके उन्होंने वो किया था। सॉरी, बस आज के हिंदू में इतना ही है, बाकी कुछ था नहीं। नेक्स्ट सीन एक्सप्रेस बाबा क्या बोलते हैं। एक ये आया था आर्टिकल व्हाट रामजे स्टार्ट। अब जो रामजे स्टार्ट के अंदर जो ABB वर्सेस आयसा जो हुआ था, और जो लेफ़्ट वर्सेस राइट का जो इशू चल रहा है, उसमें नथिंग मच, उसमें भी कुछ खास है नहीं हमारे लिए, मेंस के लिए, बट कुछ लेसन्स उन्होंने मतलब सीखने के लिए बोल रहे हैं। लेट्स सी क्या बोलते हैं। अ वेरिटेबल कूप, द प्लान टू इंसाइट स्टूडेंट इंटरेस्ट अक्रॉस द कंट्री स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम ऑलमोस्ट फ्रक्टिफाइड। हुआ क्या था कि अगर ये देखा जाए कि जिस तरह से उन्होंने इंसाइटमेंट करने की कोशिश की है बाय सेक्शनिस्ट जो टेंडेंसी है नारे लगाने के अंदर, वो एक तरीके से अगर ये देखा जा सकता है कि अगर सिमिलर अगर जो रिएक्शन होगी बाकी अदर जो नेशनलिस्ट ग्रुप हैं या जो पेट्रियोटिक ग्रुप हैं, उसके कारण ऑल ओवर द इंडिया ये फ्यूचर में वायलेंस स्टार्ट हो सकता है। एंड द ऑब्जेक्टिव अगर ये देखा जाए तो एक टू अटैक द इंडियन स्टेट and or Hindu society, unleashing student discontent against the state with the support of some political parties। तो rather than एक इशू बना के अगेंस्ट द स्टेट या हिंदू सोसाइटी को बना के एंड इंडिया को तोड़ने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। और वी ऑल हैव ए लेसन टू लर्न फ्रॉम द रामजेस, बट देयर इज वन कॉमन डिनोमिनेटर, इट इज दिस: रीस्टोर academics to our campuses and get party politics out। yes, student politics is the need of the day, however the party politics has to be avoided, because the moment political parties अगर student politics में घुसती हैं तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। एंड वन मोर थिंग इज कि जिस पॉलिटिक्स के चक्करों के अंदर जो एकेडमिक्स होते हैं, जो एजुकेशन होती है, जो कैरियर का जो सवाल होते हैं, स्कॉलरशिप, PhD, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन दी जो यूनिवर्सिटीज, दे ऑल टेक बैक सीट। एंड इवन जो प्रोफेसर्स हैं और लेक्चरर्स हैं, दे आर इंडल्जिंग इन ऑल दीज थिंग्स रादर देन दी बीइंग ए गाइड करने के बजाय। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैन देख सकते हैं कि दे आर बीइंग द इंसाइटर्स, inciting the whole issues। now IITs and the IIMs अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन ऐसे कुछ हैं जो हम देख सकते हैं, और वो भी पार्टी सर्वाइव कर रहे हैं। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने 1992 के अंदर स्टूडेंट इलेक्शन को बैन किया था फॉलोइंग द मर्डर ऑफ NSUI कैंडिडेट। दे सीम नन द वर्स्ट ऑफ द। बैन करने के बाद में आज भी नोबल में चल रही है, काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। आई थिंक राजस्थान के अंदर भी उन्होंने बैन किया था, लेकिन वो दोबारा आ चुका है, बिकॉज आई रिमेंबर इन माई होम टाउन देयर वर फ्यू मर्डर्स कमिटेड बाय दी अदर सम student organizations against each other now। लेकिन वेल लेसन लर्न करने की तो बात है ही नहीं। स्टूडेंट गवर्नमेंट इज़ अ वंडरफुल फॉर यंग पीपल टू लर्न लीडरशिप, बट द पार्टी ड्रिवन पॉलिटिक्स ऑफ द सॉर्ट वी हैव सीन एट आवर लीडिंग यूनिवर्सिटीज इज लाइक द किस ऑफ डेथ, टाइम टू मेक ए नेशन वाइड चेंज। तो यही बोल रहा है कि जो स्टूडेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, जो पॉलिटिक्स होती हैं एट द कैंपस, वो लीडरशिप लर्न करने के लिए डाइवर्सिटीज़, डिबेट कल्चर, डिस्कशन, ये वो सब कुछ, इट्स अ वेरी वंडरफुल आइडिया। लेकिन द मोमेंट पार्टी ड्रिवन जो पॉलिटिक्स अंदर घुसती है तो चीज़ें डाउनहिल जाना स्टार्ट कर देती हैं। आई थिंक एक अच्छा वो था इसमें। एक और आर्टिकल था आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कि कंडीशंस फॉर ए लेस कैश इंडिया। इसमें कुछ खास दिया नहीं है इसने, लेकिन उसने ये बताना चाहा है कि अगर जो हमें अगर डिजिटल ट्रांजेक्शंस को, डिजिटल पेमेंट्स को अगर हमें बढ़ाना है, उसकी स्केल बढ़ानी है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ानी है, तो वी नीड 3 थिंग्स, 3 फैक्टर्स आर नीडेड। फर्स्ट इज कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस। ये 3 चीज़ें। कॉस्ट का फंडा ये क्या है कि इंडिया में अगर देखा जाए, देयर वाज बहुत सालों पहले आपको एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने कहीं पे, देयर वाज दिस वाई इंडियन पीपल प्रेफर मारुति 800। द सिंपल रीज़न वाज कि कॉस्ट इफेक्टिव, एंड दैट्स वाई आज भी अगर जो इंडियन अगर माइंडसेट देखा जाए तो देती कितना है, जो फ्रेज है कि खर्चा कितना आएगा, द फर्स्ट थिंग इंडियंस और जो हमारी सोसाइटी लुक्स एट दी इज़ द कॉस्ट। ये इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इन द एंड के अंदर फालतू का खर्चा करने की भी क्या ज़रूरत है। एंड देन इंडिया इज़ ए वेरी कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट। इफ़ आई कैन सेव अ रुपी बाई यूजिंग कैश एज ए कम्पेयर टू डिजिटल, आई वुड ऑप्ट फॉर कैश। अगर मुझे ये लगता है कि अगर मैं डेबिट कार्ड यूज़ करूँगा और मुझे वहाँ पे चार्जेस लेंगे और उसी को बुला के मैं कैश ऑन पेमेंट कर दूँगा, तो वाई शुड आई गो फॉर द डिजिटल।
भाई जस्टिफाइड है ये स्टैंड। हैंस द कॉस्ट ऑफ द डिजिटल ट्रांजेक्शन शुड बी ऑलमोस्ट जीरो इफ नॉट नेगेटिव कंपेयर टू द कैश। तो इसीलिए ये बोलना चाह रहा है कि अगर हमें डिजिटल ट्रांजेक्शन को वो करना है तो हमारे जितने भी कॉस्ट होगा डिजिटल ट्रांजेक्शन का वो जीरो करना है। रिसेंटली देखा गया था कुछ बैंक्स ने हमें कुछ महीनों के लिए जो फीस लिवाई करते हैं वो लोग, ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गए, जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं, और जो कुछ कन्वीनियंस चार्जेस होते हैं वो जीरो कर दिया था। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। आज आपने कर दिया, कुछ महीने के लिए हमने यूज़ कर लिया, बट रादर द मोमेंट आप वो जो चार्जेस डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, पीपल विल रिवर्ट बैक टू द कैश। ये जस्टिफाइड भी है। तो जैसे उसने डिस्क्राइब किए हैं कुछ, उसने कि कुछ वो है ये, देर आर वेरियस चार्जेज ऑन द डिजिटल ट्रांजेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ हु पेज, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड सर्विसेज ऑफ अस वुड हैव एक्सपीरियंस। यहाँ पे कार्ड कभी अगर यूज़ किया होगा तो आपको जैसे कुछ शॉप्स पे आते हैं तो बोलते हैं सर 2% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बिकॉज उसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं। यूजुअली जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जब आई थी इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ की जाती है क्रेडिट कार्ड्स के लिए, बट डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, बिकॉज क्रेडिट कार्ड में इसलिए यूज़ करते थे कि बिकॉज देयर इज़ अ क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क होता है, एंड पेमेंट ऑफ द जो अकाउंट होता है वो भी इंस्टेंट नहीं होता, कुछ टाइम लगता है। लेकिन डेबिट कार्ड के अंदर क्या है, कोई रिस्क भी नहीं है और जो पेमेंट होता है वो भी फटाफट होता है। तो वाई वी नीड अ मर्चेंट डिस्काउंट रेट, द राइटर इज टाइम टू से। जो 2% एक्स्ट्रा जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ रॉन्ग एक्चुअली। एंड देन उसने एक और बताया था कि जैसे हम अपने इसमें इफ़ यू बुक अ मूवी टिकट और फ्लाइट टिकट, पे एन इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्कूल फी ऑनलाइन, एक कन्वीनियंस फीस लिवाइड। IRCTC भी जो यूज़ करती थी 20 रुपये पर टिकट वाला, तो इसको बोलते थे ये कन्वीनियंस चार्ज बोलते थे। जो कन्वीनियंस चार्ज होता है ये लिवाइड बाय द वेरियस इंटेंटेड फॉर प्राइवेट एंड दी पब्लिक फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो कन्वीनियंस जो फ़ी होती थी उनकी एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन गई थी। अब जस्टिफिकेशन क्या था, टू चार्ज फॉर द प्रिविलेज यू गेट ऑफ यूजिंग अल्टरनेटिव पे ऑप्शंस। तो बोला आप प्रिविलेजेस आपको एक हम वो दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं जो आपको यूज़ कर सकते हैं, और ये कवर किया जाता था पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेज एंड व्हाट गेटवेज मस्ट पे बैंक्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, द फी इज़ यूजुअली नॉन रिफंडेबल। लेकिन एक सवाल ये यहाँ पे राइटर पूछना चाह रहा है कि ये कन्वीनियंस है किसकी? हम तो क्या वहाँ पे जो अपना आपका जो टर्मिनल है वहाँ जाके भी टिकट ले सकते हैं और अपने मोबाइल पे भी ले सकते हैं। तो हमारे लिए क्या उसमें कन्वीनियंस हुआ? रादर दिन अगर कन्वीनियंस देखा जाए तो आपका क्लर्क बैठा है, आपके एक पूरा अपने एक पूरा रूम उसको किराए पे करना पड़ा है, एंड देन ही इज़ फिर आपको इशूइंग द टिकट्स वगैरह, और आप इसे अगर मोबाइल से हम यहाँ से कर रहे हैं तो आपको इतना खर्चा बच रहा है। तो इट्स नॉट अ कन्वीनियंस फॉर अस कंज्यूमर्स, इट इज़ कन्वीनियंस फॉर द कंपनीज, बट स्टिल यू आर चार्जिंग अ टिकट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि ऑन अदर हैंड इफ सच्ची परचेज अ टिकट फ्रॉम द काउंटर इट वुड मीन द टाइम ऑफ द काउंटर क्लर्क, प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ द टिकट एक्स्ट्रा, ए डिजिटल ट्रांजेक्शन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड दे शुड प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ये कॉस्ट के उसने कुछ वो पॉइंट्स दिए हमें, कॉस्ट के अंदर डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स सी कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है एक्चुअली। कन्वीनियंस का ये मतलब होगा यूज़र फ्रेंडली एंड इडियट प्रूफ एप्लीकेशंस विच आर सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम द साइबर अटैक्स। तो कन्वीनियंस में होना ये कि चाहिए POS टर्मिनल्स हों जिसमें इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज हो, हिंदी के अंदर हो, या पर जो पर्टिकुलर जिस रीजन के हैं वहाँ की लैंग्वेज हो कॉमन, एंड देन एकदम स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हो, ठीक है, टच स्क्रीन वाला हो गया, या उसमें एकदम परफेक्ट वो होना चाहिए। फिर उसके बाद के अंदर प्रॉपर उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका एक ऑल ओवर द इंडिया वो होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना, ताकि वो अच्छे से समझ सकें एंड उसको यूज़ कर सकें लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। एंड देन कॉन्फिडेंस का ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल्स का ये मतलब है कि कॉन्फिडेंस तभी आएगा जनता पे जब वो सिक्योर होगा, सेफ होगा, एंड किसी बाहर के किसी जो ये फ्रॉड्स होते हैं और जो हैकिंग होती है इनसे इम्यून होगा। अगर कोई भी ऐसा बड़ा कोई फ्रॉड का इंसिडेंस आ गया तो आई डोंट थिंक कि इंडियंस दोबारा कभी डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे भी। और अगर ये डिजिटल ट्रांजेक्शन आ जाता है इंडिया में, और लेस कैश या कैशलेस जो भी हम किसी कहना चाहो, जो आपकी मर्जी है, अगर ये इंडिया के अंदर अगर अप्लाई हो जाता है ढंग से तो ये क्रिटिकल रहेगा ग्रोथ ऑफ द कंट्री के लिए, एंड इट विल सिंपली मीन मोर लिक्विडिटी, बेटर टैक्स कंप्लायंस एंड GDP growth. And more importantly, it will create a virtuous cycle of the creating credit histories, credit to poor reasonable interest rate and digital credit dispensation. This will lead to a truer and deeper financial inclusion. A simple सा है ये, conclusion में use कर सकते हैं उसको, nothing much to